दुनिया भर के बाजार है चुस्त, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी है सुस्त और हल्का कमजोर। कल के तेज गिरावट वाले सेशन के बाद आज किस तरह का रहेगा सेशन, कहां मिलेगा सपोर्ट, कहां कितनी आएगी रिकवरी और होगी तो कितनी टिकाऊ, ढेर सारे सवाल हैं आपके जवाब जहन में, मिलेगा जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और कल का एक्शन समझेंगे अनिल जी से और जानेंगे कि आज क्या रणनीति बनानी है। और अनिल जी, आपकी ग्रीन टाई क्या आज थोड़ा बाजार को सहारा देगी? सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। जो हमारी तरफ से जो हम कर सकते हो तो करने की कोशिश कर ही रहे कि भाई सब जगह बताएं कि कितना कुछ अच्छा हो सकता है और कहाँ खरीदारी के मौके हैं। बाकी बाजार की मर्जी, जो करे सो करे। कल काफ़ी कुछ किया, लेकिन हाँ, बंद होते होते उतने बुरे नहीं थे जितने हो सकते थे, स्पेशली निफ्टी पर। बैंक निफ्टी तो खराब रहा ही। लेकिन चलिए, आज किस तरह के संकेत है पहले वो देख लेते हैं दीप, और फिर करेंगे विस्तार से बातचीत। देखते हैं क्या कुछ आज होता है। पहले अमेरिका, भरपूर तेजी हुई है, जितना आप सोचें उससे कहीं ज़्यादा। भारतीय बाजारों के कल 3:30 बजे बंद होने के वक्त अमेरिका के फ्यूचर्स 195 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। उसके मुकाबले में 425 अंकों की दमदार तेजी दिखी। नैस्डैक फिर से 200 पॉइंट ऊपर हुआ। मेरे ख्याल से लगातार पिछले 3 दिन से नैस्डैक डबल सेंचुरी लगा रहा है, तो यानी कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन नैस्डैक के लिए बेहद दमदार रहे। न सिर्फ नैस्डैक के लिए बल्कि अमेरिकी बाजारों में अगर आप देखें तो S&P और डाउ दोनों ने रिकॉर्ड हाइज बनाए। कहाँ वहाँ रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं, कहाँ हम यहाँ चेहरा लटका कर बैठे हैं। दोनों में बड़ा फ़र्क है वहाँ के और हमारे बाज़ारों में। लेकिन ये सोचें कि अगर वहाँ के बाज़ार इतने मजबूत नहीं होते तो क्या होता। तो उस लिहाज से कम अमेरिकी बाज़ारों की तेज़ी गिरावट रोकने का काम तो या कम करने का काम तो कर ही सकती है। लेकिन जो गिरावट होती दिख रही है उसकी वजह है ये दूसरा ट्रिगर। 97,000 नए केसेस आए हैं फिर से पूरे देश भर में, और महाराष्ट्र में हालत गंभीर है। लेकिन बाज़ार में काम करने वालों के लिए राहत की बात है कि अगर आप शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार और साथ ही दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ शर्तों के साथ ऑफिस आने जाने की छूट दी जाएगी। ये एक नया नोटिफिकेशन कल देर शाम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आया। इस पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। बजाज फाइनेंस, JSPL, शोभा, ये 3 कंपनियां ऐसी जिन्होंने तिमाही अपडेट बेहद दमदार पेश किए। ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक और बेहतरीन रिजल्ट सीजन आपके सामने आने की तैयारी में। कोरोना को लेकर एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देश भर में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं और 8 तारीख को PM मोदी खुद एक बड़ी मीटिंग लेंगे। यानी कि कोरोना को लेकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों और ज़्यादा गंभीर होती दिख रही हैं और ज़्यादा एक्शन में आती हुई दिख रही है। तो ये 4 ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर हम आगे बढ़ेंगे आज। जी दी। बिल्कुल सर, काफ़ी अहम ट्रिगर्स हैं और अच्छी बात है कि जो Q4 के अपडेट्स आ रहे हैं वो तो काफ़ी मजबूत रहे हैं इन कंपनीज की तरफ से। सर, आज का सेटअप समझना चाहूँगा, बट थोड़ा कल का एक्शन समझाएं, क्योंकि अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जब ग्लोबल मार्केट्स इतनी स्ट्रांग थी तो हमारे बाजारों में इतना ज़्यादा गिरावट कहाँ से आई। 1000 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी पर, निफ्टी भी डबल सेंचुरी लगाकर गिरा है। कल का थोड़ा एक्शन समझाएं और कल की गिरावट थोड़ा उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझाएं सर। दीप, कल जो क्लोजिंग बेसिस पर हम बंद हुए ना, वो एकदम परफेक्ट था कोरोना का रिएक्शन। कोरोना के हिसाब से आपको इतना ही गिरना था जितना कल आप गिरे, 1-1.5% का। और आपको याद होगा कल सुबह हम यही बात कर रहे थे कि 1 से 1.5% का करेक्शन कोरोना की वजह से आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, उतना बनता है। लेकिन फिर हम कोरोना के वजह से जितना करेक्शन आना चाहिए उससे ज़्यादा क्यों गिरे दिन के दौरान, ये सवाल आपका एकदम सही है। और इस सवाल का जवाब 2 और कारणों में मिलता है। पहला, पिछले गुरुवार को एक्सपायरी के दिन लंबे वीकेंड के पहले बाजार में थोड़ी तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आई थी और ट्रेडर्स हल्के फुल्के खरीदारी के मूड में नजर आए थे और अपनी रेंज के हाईएस्ट एंड पर, ऊपरी एंड पर जाकर बाजार बंद हुए। तो पहली चीज़ तो ये कि ट्रेडर्स थोड़े से खरीदारी की पोजीशन बनाकर गए थे, और जाहिर सी बात है आप खरीदारी की पोजीशन लॉन्ग वीकेंड के पहले और ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर तब बनाते हैं जबकि आपको एक उम्मीद हो कि आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, और उसके संकेत आते हुए दिख भी रहे थे। हमें भी लग रहा था कि इस तरह के संकेत आ रहे हैं, और जिस तरह से बाजार ग्लोबल मार्केट्स पूरा सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर गए, लेकिन वो अंदाज़ा गलत निकला। और उसकी वजह कि ये अचानक से लॉकडाउन वाली जो सिचुएशन आई, ऑलमोस्ट लॉकडाउन, आप भले ही इसे लॉकडाउन न कहें या फिर यूँ कहें प्रतिबंध कहें, जो भी नाम दे दें, लेकिन ये थोड़ा सा बाजार को झटका लगाने वाला था। क्योंकि पहले 2 दिन पहले जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नहीं, लॉकडाउन का इरादा
नहीं, लेकिन अचानक से जो ये खबरें आई वो बाजार को थोड़ा सा निराश करती हुई दिखी। तो एक तरफ जो तेजी की पोजीशन बनी हुई थी इस उम्मीद में कि सोमवार को गैप मिलेगा ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के हिसाब से, तो ग्लोबल मार्केट्स तो मजबूत थे ही, 250 आपको डाउ ऊपर था, उसके बाद 200 डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, 400 पॉइंट की आपको तेजी मिले, इससे बढ़िया तो ग्लोबल संकेत हो नहीं सकते थे। तो उस लिहाज से जो ट्रेडर्स की तेजी की पोजीशन थी वो झटका खाते हुए दिखी, पहली बात। और दूसरा कारण जिसकी वजह से हम कल जरूरत से ज़्यादा गिरे वो था गुरुवार को तेजी की पोजीशन बनी भी, बाजार डे हाई पर बंद हुए भी, लेकिन उसके बावजूद ये खरीदारी सिर्फ ट्रेडर्स की वजह से हुई। एफआईज के आंकड़ों में वो एक्शन दिखा नहीं और न ही घरेलू फंड्स के आंकड़ों में दिखा। तो इन दोनों ट्रिगर्स के चलते हुए कल तेजी की पोजीशन तेजी से घटती हुई नजर आई, जिसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं इंग्लिश में, कि जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन बना रखी थी वो निराश होकर अपनी पोजीशन छोड़ते हुए नजर आए। और धीमे धीमे जैसे जैसे बाजार एक एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता नजर आया, पहले 14,800, फिर 14,750, 700, 600, 500, किसी लेवल पर रुका नहीं। तो हर एक लेवल पर जब बाजार रुकता नहीं तो फिर आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हुए दिखते हैं, एक के बाद एक। कोई 14,700 का स्टॉप लॉस लगाकर बैठा है तो ट्रिगर होगा, 14,600 का लगाकर, कोई 14,500 के इससे नीचे तो क्या जाएगा, वो ट्रिगर होता हुआ दिखा। तो कल के फॉल में ज़्यादा योगदान पहले तो ये था कि ट्रेडर्स की तरफ से आता हुआ दिखा, जिनकी तेजी की पोजीशन कम हुई और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। और दूसरा योगदान जो है, जो आज के डेटा में नजर आ रहा है, वो एफआईज की तेज बिक वाली। तो जहां तेजी हुई वहां एफआईज ने खरीदारी की नहीं, और जहां कमजोरी दिखी वहां एफआईज ने दमदार बिक वाली की। और वो आंकड़े में दीप आज शुरुआत में ही आपको बताना चाहता हूं, आज के सेशन में अगर सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर बाजार के लिए कोई है तो वो कोरोना नहीं है, नहीं आपके लिए डाउ फ्यूचर्स है। आज के सेशन में सबसे बड़ा ट्रिगर ये है जो आपकी स्क्रीन पर 932 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईज की बिकवाली। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सामने घरेलू फंड ने 75 करोड़ की खरीदारी की, ऊंट के मुंह में जीरा है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए, एफआईज के डराने वाले हैं। 1800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे और दम लगाकर बेचे हैं, तगड़े शॉर्ट्स बनाए हैं इंडेक्स में, और काफ़ी हद तक तेजी की पोजीशन उन्होंने कम भी किए, और तीसरा पुट भी दबाकर खरीदे, और 2290 करोड़ के उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। तो करीबन करीबन आप ये समझिए कल के सेशन में 5000 करोड़ रुपए की एफआईज की डायरेक्शनल बिकवाली हुई है, 932 करोड़ के कैश में, और साथ ही 2300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स और 1800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, सब मिलाकर अगर आप देखें तो आंकड़ा 5000 करोड़ के आसपास पहुंचता है, और ये आंकड़ा हिलाने वाला है। तो ऐसे में अगर आज किसी वजह से रिकवरी आएगी तो ऊपरी स्तरों पर बाजार के लिए टिकना इस लिहाज से मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा? गुरुवार के मजबूत बाजार में भी खरीदारी नहीं की, और कल के कमजोर बाजार में एफआईज ने दबाकर बिकवाली की। तो कहीं न कहीं एफआईज हाथ रोकते हुए नजर आ रहे हैं, और उतनी खरीदारी के मूड में है नहीं जो कि ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल के हिसाब से होना चाहिए। तो एक और जहां ग्लोबल मार्केट्स बहुत मजबूत है, लेकिन एफआईज का भारतीय बाजार में पैसा आता नहीं दिख रहा। दूसरी दिक्कत की बात यह है कि घरेलू फंड्स के पास या तो पैसा है नहीं या वो लगा नहीं रहे। तो आपके लिए फ्लोज के हिसाब से सपोर्ट नहीं है। ऐसे में सिर्फ ट्रेडर्स की खरीदारी के दम पर आप कब तक और कितना ऊपर जा सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, और इसमें आपको जवाब हल्के कॉन्फिडेंस में या कॉन्फिडेंस नहीं होने में मिलेगा। यानी कि आप ये मानकर चलेंगे फिर ऊपर आपके लिए टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आज के लिए एकमात्र सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर जो दीप है वो एफआईज की भारी भरकम बिकवाली। अब इनमें कुछ अच्छी बात भी है, जो ये बिकवाली हुए उसको थोड़ा विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज का सबसे बड़ा पॉइंट यही है ऊपर की तरफ आपको सतर्क रहने के लिहाज से कि 2 दिनों के अगर एफआईज के रुझान आप देखें तो रुझान एकदम साफ है, उन्हें खरीदारी करने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये एफआईएस का जो कॉन्फिडेंस इस समय भारतीय बाजारों से उठा हुआ है वो एक चिंता का विषय बन सकता है। सर, अगर ये पूरा सेटअप समझें, आज के सेटअप की तो बात करेंगे, पर ये जो पिछले कुछ दिनों का एक्शन है अगर इसको समझें तो फिर हमारी बाजार पर अप्रोच क्या होनी चाहिए? दीप देखिए, सिंपल चीज़ है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको रेंज को ही ट्रेड करना है, और रेंज को ट्रेड करने के लिहाज से जो चीज़ नज़र आ रही है कि आप ऊपर की तरफ 14,800 के आसपास इसके ऊपर बेचते रहें, 14,500 के नीचे आएँ वहाँ पर ख़रीदते रहें। कॉन्ट्रा कॉल लेना हमेशा मुश्किल होता है, आसान नहीं है। और कॉन्ट्रा कॉल में अगर आप ये सोचें
कि जैसे ऊपर जाए ऐसा लगे कि रेंज को ब्रेक करके नई तेज़ी की तैयारी में और वहाँ से बाजार घूम जाता है, जैसे लगे कि रेंज को ब्रेक करके नीचे गिरने की तैयारी में बाजार वहाँ से रिकवर हो जाता है। तो इसलिए कॉन्ट्रा ट्रेड करना आसान काम नहीं है, लेकिन यही एक तरीका है। और अगर वो तरीका किसी ट्रेडर को नहीं आता है तो फिर उसका दूसरा तरीका बेहद साफ है कि आप बाजार को दो भागों में बांट लीजिए, और वो बाजार है पूरी तरह से दो भागों में, जहाँ एक और आपको कमजोरी का रुझान दिखता है और आप स्किल ट्रेडर हैं, आपको शॉर्ट करना भी आता है, और कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें शॉर्ट करना ज़्यादा आता है, मज़ा भी आता है, और वो जानते भी कि शॉर्ट में पैसे जल्दी से बनते हैं। आमतौर पर देखिए दीप, तेज़ी करनी हो तो आपको जेब में पैसे चाहिए, स्टॉक खरीदने होते हैं, और आप स्टॉक को खरीदते हैं, लगातार खरीदते हैं, तो जाके स्टॉक बढ़ता है, तब जाके तेज़ी होती है। लेकिन मंदी करने के लिए क्या चाहिए? मंदी करने के लिए आपको बेचना है, और बेचना सिर्फ खराब सेंटीमेंट के साथ है। तो कमज़ोर सेंटीमेंट से भी अगर आपके पास पैसे, नो डाउट वहाँ भी मार्जिन लगता है, लेकिन वहाँ आपको सिर्फ सेंटीमेंट के लिहाज से इस उम्मीद में बेचना है कि स्टॉक नीचे गिरेगा। तो मंदी करने के लिए सेंटीमेंट खराब होने की ज़्यादा ज़रूरत है, तेज़ी करने के लिए पैसा जेब में ज़्यादा होने की ज़रूरत है। तो इसलिए कई बार आप ये देखेंगे कि स्टॉक बढ़ने में 4 दिन लगाता है, गिरने में 4 घंटे। और यही वजह है कि अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपको शॉर्ट करना आता है, तो आपके लिए भरपूर जगह है। कोई बैंक्स, कोई एनबीएफसी, कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको कमजोरी की तरफ आराम से इशारा दे रहे हैं, वहाँ पर आप कमजोरी का ट्रेड लेकर आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी जगह ऐसी है जो उन ट्रेडर्स के लिए जिन्हें तेज़ी का इरादा हमेशा जमता है, तेज़ी करना समझ में आता है, खरीदना समझ में आता है, और वो खरीद कर पैसा बनाना चाहता है, तो उनके लिए भी भरपूर जगह है। और इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़कर अगर आप बाहर देखेंगे तो दी बहुत साफ जगह है। कोई मेटल है, कोई फार्मा है, कोई आईटी है, कोई सीमेंट है, कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं बाय रोटेशन वो तेज़ी में है। और अगर आपने वहाँ पर स्टॉक्स ढंग से पसंद किया है, सही वक्त पर एंट्री की, तो 10, 12, 15% बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कैश मार्केट के स्टॉक में। और 5-7% आपके लिए वायदा कारोबार के शेयरों में पैसा बनाना मुश्किल काम नहीं है, वो भी कल जैसे खराब बाजार में। तो आप किस तरफ ट्रेड करना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। मंदी का ट्रेड अलग तरह के स्टॉक सेक्टर्स में, तेजी का ट्रेड अलग तरह के स्टॉक सेक्टर में, और इंडेक्स में ट्रेड करना है तो कॉन्ट्रा ट्रेड है। ये आपके लिए बहुत तरीका है। और उसमें भी अगर इंडेक्स में तेजी का ट्रेड करना है, निफ्टी आपके लिए, इंडेक्स में मंदी का ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी आपके लिए। तो आपको एकदम सही पोजीशनिंग के साथ, ये बाजार एकदम परफेक्ट है, बाजार से कंप्लेन ना करें, बाजार एकदम परफेक्ट है, मौके परफेक्ट है, आपकी पोजीशनिंग अगर सही है तो इस मार्केट में भी आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। ये बात हुई ट्रेडर की। जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, इन्वेस्टर्स के लिए कोरोना की वजह से अब अगर किसी तरह की और कमज़ोरी आती है और गिरावट आती है, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है फिर से निवेश करने का। कई सारे लोग पिछले मार्च मिस कर गए, और अब उन्हें लगता है कि पिछला मार्च जैसा मौका वापस मिले और फिर से हमें पैसा लगाने का मौका मिले, वो तो आने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, एक लिमिटेड फॉल आ सकता है, एक लिमिटेड करेक्शन आ सकता है, उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। मेरा ये समझना है दीप, वर्स्ट केस सिनेरियो में 13,250, 13,850, ये वो 600 पॉइंट की रेंज है हमारे फॉर्मूला के मुताबिक, जहां पर बाजार कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। और अगर गलती से किसी भी वजह से बाजार उन लेवल के आसपास पहुंचता है, तो आपको वहां पर लगभग फुली इन्वेस्टेड होने की तैयारी रखनी चाहिए। तो अगर आपके पास कैश है, प्रिजर्व करिए, 14,300 के आसपास थोड़ा पैसा डालिए, 14,000 के आसपास आए और डालिए, 14,700, 14,850 की रेंज में और डालिए, माफ़ कीजिएगा 13,750, 13,850 की रेंज में और डालिए, और 13,250, 300 अगर गलती से आ जाए तो फुली इन्वेस्टेड हो जाइए। तो वो तैयारी आपको रखनी है। अगर बाजार में नहीं आती है तो जो आपका पैसा लगा हुआ ही है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके कैश में रहना है, तो आप 14,800 से 15,200 की रेंज है, उस उछाल में बाजार वापस वहाँ पर आता है, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करके फिर से कैश में आ जाइए। लेकिन मेरा ये मानना है जो इन्वेस्टेड हैं वो इन्वेस्टेड रहें, ज़्यादा दिमाग न लगाएं, आप मार्केट को टाइम कर नहीं पाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आपके पास अगर पैसा है और गिरावट आती है तो इन लेवल्स को ध्यान में रखकर और पैसा लगाने के बारे में सोचे। तो ये हो सकता है कोरोना की ये वाली वेव एक मौका आपको फिर से दे बाजार में एंट्री करने का या निचले स्तरों पर पैसा लगाने का, उसको मिस मत करिएगा। नहीं तो फिर वही होगा कि फिर आपने मार्च 2020 से कुछ सीखा नहीं। मार्च 2020 जितनी गिरावट, कई बार लोग, मैं कल भी बता रहा था, आज फिर कह रहा हूँ, कई लोग ट्विटर पर लिख कर डाल रहे हैं कि वापस से वो मुहिम, वो कोई मुहिम नहीं थी, वो अलर्ट था कि नहीं लेना है। और वो भी मार्च में जब बॉटम बना तो हमने लेने की बात भी कही,
अभी वैसा माहौल है नहीं, वैसे लेवल है नहीं और वो आएंगे भी नहीं। इसलिए लिमिटेड गिरावट जो होगी, उस लिमिटेड गिरावट में इन्वेस्टर्स को मौके खरीदारी के देखने, ये बहुत साफ है, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। और ट्रेडर्स के लिए मैं आपको बहुत साफ साफ स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ आपको किस तरह से ट्रेड करना है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये समझना ज़रूरी है कि एक साल पहले और अभी की सिचुएशन अलग है। इन्वेस्टर्स के लिए मौके हैं, ट्रेडर्स के लिए तो दोनों तरफ के मौके हैं, जो रोज अनिल जी आपको बताते भी हैं। तो चलिए सर, फिर आज का सेटअप समझाइए, किस तरह के संकेत आज के लिए दिख रहे हैं? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और बहुत ही बेहतरीन दमदार तेजी हुई है अमेरिका में, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा। तो ग्लोबल संकेतों को पॉजिटिव मानकर चलेंगे। लेकिन एफआईज के संकेत भारी नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव साइड पर हैं, सेंटिमेंट कॉशियस, सावधानी बरए, ट्रेंड आपके लिए न्यूट्रल है। ये है आज के संकेत। सपोर्ट जोन 14,500 14,550 निफ्टी पर सपोर्ट जोन है आज के लिए। इसके नीचे 14,325 14,375 मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर आपको ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि चांसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर कि आज वहां पहुंचेंगे, लेकिन किसी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते कल के मार्केट को देखते हुए। तो इसलिए वो बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है जहां खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 14,700 14,750, इनफैक्ट 14,775 तक या 14,725 14,775 की रेंज ऐसी है जो हल्की रुकावट का लेवल है। अगर उसको पार किया तो 14,800 से 850 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। और एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो यहाँ पर निफ्टी को ऊपर में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 32,350 32,425 इमीडिएटली आज दिन के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और इसके नीचे फिसले तो 32,000 32,250 स्ट्रॉन्ग बाय जोन मजबूत सपोर्ट के तौर पर आपके सामने आएगा। 33,000 33,150 हल्की रुकावट है ऊपर की तरफ, वहाँ पर हम अटकेंगे। पार किया तो 33,300 33,550 की वो रेंज है जहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन भी हल्की करनी चाहिए और शॉर्ट भी करना चाहिए। इन लेवल्स पर रखिएगा नज़र। तो ये बड़े रेंज है, बड़े जोन है दीप, जो आज आपको ध्यान में रखने ही, आज और अगले 1-2 दिनों के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहे आपके लिए अहम बड़े लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। दिन के लिए आज क्या रेंज निकल कर आ रही है सर? 14,550 14,700 दिन की छोटी रेंज, 14,500 14,750 दिन की मीडियम रेंज, और बड़ी रेंज 14,450 से लेकर 14,800 की निकल कर आती है आपके लिए। यानी कि 1-1% बेसिकली दोनों तरफ की एक बार आप मान कर चलें। बैंक निफ्टी 32,350 33,000 दिन की छोटी रेंज है, 32,250 से लेकर 33,150 दिन की मीडियम रेंज है, और 32,000 से लेकर 33,300 ये दिन की बड़ी रेंज के तौर पर मानकर चलें। इन पर आपको नज़र रखनी है। अब आइए एफआईज की तरफ से जो हम डेटा का डिस्कशन कर रहे थे, उसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है। एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 62% से घटकर 54% आई है। पिछली बार हमने देखा 54-55% के आसपास इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन रहने के बाद वहाँ से एफआईज की तरफ से खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी है। तो दीप, अब इसमें एक अच्छी बात यही है कि जो कुछ एफआईज के डेटा इतने नेगेटिव हैं, लेकिन इन नेगेटिव होने के साथ साथ एक अच्छी बात है कि अगर वो काफ़ी कुछ हल्के हो चुके हैं और ग्लोबल मार्केट्स इतने ख़राब हैं नहीं, तो फिर एक संभावना इस बात की ज़रूर बनती है कि एफआईज की तरफ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी फिर से लौटे। और उसके पीछे एक और लॉजिक देता हूँ साथ में। इस लॉन्ग पोजीशन जो घटकर 54% पर आई, इसके साथ पुट कॉल रेशियो को देखिए 1.07। पुट कॉल रेशियो घटकर 1 के आसपास पहुंचता दिख रहा है। नियर ओवरसोल्ड है, 1 के नीचे जा सकता है, गया भी है पिछली बार, और 1 के नीचे जाने के बाद 0.9 के आसपास पुट कॉल रेशियो में अच्छी शॉर्ट कवरिंग के संकेत आए। लेकिन कहीं न कहीं अगर बाजार और नीचे जाता है, थोड़ा और गिरता है, तो निचले स्तरों से इस पुट कॉल रेशियो के दम पर आपको रिकवरी आने की उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये पुट कॉल रेशियो शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद आपको जता रहा है। तो एक और एफआईज नेट लॉन्ग में, इंडेक्स लॉन्ग में काफ़ी कम हो चुके हैं। दूसरा, पुट कॉल रेशियो घटकर काफ़ी नीचे आ चुका है। ये दोनों इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि निचले स्तरों से खरीदारी भी आ सकती है, आएगी भी, और शॉर्ट कवरिंग भी। तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग अहम सपोर्ट लेवल से आप आने की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आज कमज़ोर खुले, नीचे चले गए, तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। मजबूत खुले तो हो सकता है फिर आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे और नीचे आने के बाद फिर से रिकवर हुआ है। तो देखते हैं किस तरह से खुलते हैं, किस तरह से आगे एक्शन होता है। लेकिन अगर कमज़ोर खुले तो निश्चिंत रहें कि एक रिकवरी आपको इन दोनों डेटा के दम पर ज़रूर मिलेगी। विक्स 6% और बढ़कर आया, चिंता की बात है ये। वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव और कमज़ोरी बढ़ा रहा है। जी दीप।
बिल्कुल, तो ये एक अच्छी संकेत है कि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आ सकती है, जिस तरह से एफआईएस की पोजीशनिंग है और पीसीआर के लेवल्स हैं। तो सर, आज एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर क्या ध्यान रखना चाहिए? 14,450 कल के लो पर स्टॉप लॉस रखिए। इंट्राडे ट्रेडर्स दूर है थोड़ा 200 पॉइंट, लेकिन वहीं पर रखना ठीक होगा। और क्लोजिंग बेसिस पर 14,500 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी पर कल के लो पर स्टॉप लॉस लगाइए। इंट्राडे में 32,300, 350 पॉइंट 1% दूर है, वही है, उसका कोई इलाज नहीं है। और 32,650 यानी कि एक नेगेटिव क्लोज और मिले आपको अगर बैंक निफ्टी में। वैसे तो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका, फिर भी अगर आपने नहीं किया हो तो एक स्टॉप लॉस और रख लीजिए। आज अगर फिर से नेगेटिव बंद होता है बैंक निफ्टी तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। जिनकी शॉर्ट पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस है 14,750 के आसपास का, क्लोजिंग बेसिस पर भी, इंट्राडे में भी। इंट्राडे में अब आपकी श्रद्धा पर है, अगर आप ज़्यादा दूर लगाना चाहें तो 14,850 900 तक का निकल कर आता है, रेंज का हायर एंड है। अब जाहिर सी बात है कि आप इतना दूर नहीं रखना चाहेंगे तो 14,750 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे में आप चाहें तो 33,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं ताकि आपकी रिस्क कम हो जाए। क्लोजिंग बेसिस पर 33,325 का स्टॉप लॉस निकल कर आता है। वहां पर अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 33,000 रखिए। रिस्क ज़्यादा रह सकते हैं या आपके शॉर्ट ऊपर के लेवल के हैं बैंक निफ्टी पे तो 33,325 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जी दीप। क्लियर है, तो ये तो रही आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे सर? तेजी की पोजीशन बनाएं। अगर 14,450 14,550 की रेंज में मौका मिलता है, दिन के दौरान बाजार गिरता है, उस रेंज में आता है तो ज़रूर खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस आपका होगा 14,400 का छोटा, और जिनको ज़्यादा डीप लगाना है वो 14,325 का भी लगा सकते हैं, लेकिन 14,400 का ठीक है स्टॉप लॉस। 14,625, 14,675, 14,700, 735 और 775 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए निचले स्तर पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 14,750 से 14,850 की रेंज में शॉर्ट करने का मौका देख सकते हैं। अगर वहाँ तक निफ्टी पहुँचता है उस रेंज में टुकड़ों टुकड़ों में बेचिए, एक एक लोड करके ऊपर तक बेचिए। जितना 14,850 के नज़दीक बेच पाएँ उतना बहुत ही बेहतरीन। 14,900 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है आपका और ये जरूर मेंटेन करना चाहिए। नीचे में 14,700, 650, 600 और 550 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं अगर आप करते हैं ऊपर बिकवाली। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, खरीदारी करनी चाहिए। 32,250, 32,350 ये वो रेंज है जहां आप एक मौका ले सकते हैं खरीदारी करने का। स्टॉप लॉस आपका 32,000 का बनेगा। ऊपर की तरफ टारगेट 32,425, 32,575, 32,675, 850 और 33,000 ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए 32,250, 32,350 की रेंज में। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 33,000 पहले एक अहम लेवल है, इसके पार निकलकर बैंक निफ्टी टिकेगा तो आपको ताकत का अंदाजा देगा। और अगर शॉर्ट करना चाहें तो 33,100 से मन बनाना शुरू कर सकते हैं। 33,300 के जितना नज़दीक बेचेंगे उतना अच्छा है। तो इस रेंज में टुकड़ों टुकड़ों में मल्टीपल लॉट्स में आप शॉर्ट कर सकते हैं 33,325 तक के लिए। और ऊपर की तरफ टारगेट स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 33,500 का लेकर चलें। नीचे टारगेट 33,000, 32,850, 32,675, 575 और 32,425 ये सारे लेवल्स होंगे। एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, जब भी खरीदने का मन करें पहले निफ्टी खरीदें, जब भी बेचने का मन करें पहले बैंक निफ्टी को बेचें। बस इतना ध्यान रख लें कि कौन से इंडेक्स में किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है तो आपके लिए फ़ायदे की बात होगी। जी दीप। क्लियर है सर, तो ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप और लेवल्स। निफ्टी ज़्यादा एक्शन, ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले जो पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड रहा है। सर, वायदा कारोबार के बैन की बात करें, प्लेजेंट सरप्राइज, सेल बैन से बाहर आ गया, कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। और सेल जिसमें हमने पिछले 5 दिनों में 21% की तेजी देखी है, इसका इम्पैक्ट देखते हैं सर आज? हाँ, कल अनएक्सपेक्टेड, कल लग नहीं रहा था कि जब 3 बजे हमने बैन से बेनिफिट देखा 91% पोजीशन थी, लेकिन आखिरी आधे घंटे में काफ़ी तेज़ी से पोजीशन घटी। यानी कि इस मेटल्स की मजबूती का फ़ायदा उठाकर कल ट्रेडर्स ने काफ़ी अच्छी खासी आखिरी मिनटों में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश करवाई और उसके बाद बैन से बाहर निकला है। अच्छा है, देखते कितने दिन रहता है बाहर, ये इंपॉर्टेंट है। बाहर आना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कितने दिन रहता है वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए, स्वागत है। क्योंकि कल राकेश जी की जो शिकायत या ऑब्जर्वेशन जो भी कह दें कि आजकल मैं सेल बहुत रिकमेंड नहीं करता, तो बैन में होने की वजह से नहीं करता था। आज चलिए बैन से बाहर निकला है, स्वागत है। जी दीप।
बिल्कुल सर, बैन से बाहर है सेल, नजर रखिए 5 दिनों में 20% से ज्यादा उछल चुका है ये काउंटर। सर फंड्स के डेटा की तो हमने बात कर ली है, वायदा कारोबार के लिहाज से आज क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? प्रीमियम बहुत तेजी से घटी है दीप। देखिए निफ्टी में प्रीमियम घटकर 60 पॉइंट की रह गई 86 पॉइंट से, यानी कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन में तो 26 पॉइंट तो आपके ऐसे ही चले गए, वो तो फिर भी ठीक है, चले आप बर्दाश्त कर ले। बैंक निफ्टी में देखिए 297 पॉइंट की प्रीमियम थी परसों, और वो घटकर कल रहेगी 138 पॉइंट की, यानी कि आपके करीबन करीबन 250 पॉइंट तो ऐसे ही निकल गए प्रीमियम में। तो मतलब प्रीमियम का तेज गिरावट हुआ है, नुकसान हुआ है, तो लॉन्ग ट्रेडर्स को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। प्रीमियम कम होती तो फ्यूचर्स में जब आप खरीदते हैं, आज उम्मीद करता हूँ थोड़ी प्रीमियम बढ़नी चाहिए दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन जो रेंज वायदा कारोबार में दिख रही है दीप, वो ये है कि पहली चीज़ तो है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में 1-1 लाख शेयर कम हुए हैं तो कोई खास ऐसा बदलाव पोजीशन में नहीं हुआ है, यानी कि एफआईज की तरफ से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन बाकी खरीदारी के आंकड़े आप मानकर चल सकते हैं ट्रेडर्स की तरफ से। 14,500 डेटा के लिहाज से पहला अहम सपोर्ट है, 21 लाख शेयर पुट में है, वीकली सीरीज जो परसों एक्सपायरी की है। 14,800 बड़ी रुकावट है। देखिए जो डेटा बता रहे हैं दीप, वो एक साफ इस बात की ओर इशारा करके 14,800 पार करना बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल। तो ऐसे में आपको 14,750 14,800 से ही हल्का होना शुरू करना है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 35 लाख शेयर हैं 14,800 के कॉल ऑप्शन में, उसमें से 24 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, तो कल दबाकर कॉल राइटिंग 14,800 पर हुई है। और ऐसे में जो ट्रेडर्स जिन्होंने कल कॉल शॉर्ट किया है 14,800 का, वो इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि 14,800 के ऊपर टिक ना पाए। तो 14,800 14,875 ज़बरदस्त कंजेशन जोन है, और इस रेंज में आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कम भी करनी है और शॉर्ट भी बनाना है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये निफ्टी के डेटा में साफ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में चूंकि डेटा कम है, इमीडिएटली आपको एक ही लेवल पर नज़र रखनी है, और वो है 33,000। मेक और ब्रेक यही है, अगर आप 300 सवा 300 पॉइंट बढ़ भी जाए खुश मत होइए, 33,000 से गिनना शुरू करिए कि बैंक निफ्टी तेजी में आया है। जब तक 33,000 के नीचे है तब तक बैंक निफ्टी खराब ही है, 350 पॉइंट बढ़ भी जाए तब भी खराब है। और उसकी वजह मैं बता दूं दीप, 33,000 के कॉल ऑप्शन पे 8 लाख शेयर हैं, कल 7 लाख शेयर वहाँ पर जुड़े हैं। तो जब तक आप 33,000 को पार करके नहीं टिकते तब तक आप अच्छे नहीं हैं। तो ऊपर में बैंक निफ्टी के लिए 33,000 पार करके टिकना जरूरी है, निफ्टी के लिए 14,800 के ऊपर पार करके टिकना काफ़ी जरूरी। तो ये दो लेवल्स पर आप नजर रखिए ऊपर की तरफ। जी दीप। क्लियर है सर, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज के ट्रेड के लिए, नजर रखिए, और अपसाइड पर रेजिस्टेंस आएगी वहां पर भी आपको ध्यान देना है। आइए फिर देखते हैं आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं खबरों के दम पर, साथ ही ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है। मानसी, वरुण और साथ ही आशीष हमारे साथ इस समय तैयार हैं बताने के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए सबसे पहले ट्रिगर्स में इंडीग्रिड पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि 1283 करोड़ का जो राइट इशू है वो आज से खुलने वाला है। 110 रुपये प्रति शेयर का राइट इशू का भाव रखा गया है। 13 अप्रैल को ये बंद हो जाएगा। राइट इशू का जो रेशियो है 1:5 का है। जीएम बेवरेज नतीजों पे आज बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है। आयनक्स लीजर राइट इशू या प्रेफरेंशियल इशू के जरिए पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। जुबिलेंट इंग्रेविया आज से T2T से बाहर आ चुका है, और जो सर्किट है इसका 5% से बढ़ा के अब 20% किया है। साथ ही साथ अडानी ट्रांसमिशन के सर्किट फिल्टर में रिवीजन किया गया है, 10% से कम करके ये 5% कर दिया गया है। यहाँ नज़र रखिएगा BSE, MCX, CDSL, AMCs, ब्रोकरेज हाउसेस पे, क्योंकि खबर ये है कि शेयर और कमोडिटी मार्केट के में काम करने वालों को यहाँ राहत दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन में नई सफाई जारी की है, जिसके तहत सेबी के अधीन आने वाले कारोबार में लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है। आरबीआई के अधीन आने वाले संस्थानों को भी शर्तों के साथ यहाँ राहत दी गई है। एनबीएफसी म्यूचुअल फंड, एनपीसीआई, प्राइमरी डीलर को भी यहाँ छूट मिली है। सोमवार से शुक्रवार 7 से 8 बजे तक जो ऑफिसेस है वो खुले रह सकते हैं। हालांकि कर्मचारियों को वैक्सीनेशन करवाने की शर्त लगाई गई है, या तो फिर वैक्सीन नहीं लगाई तो 15 दिन के वैधता के साथ RT-PCR रिपोर्ट जो है वो लाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक राहत जो है इस पूरे सेक्टर सेगमेंट के लिए है। तो यहाँ पे जितने स्टॉक्स लिस्टेड है वहाँ पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस बिजनेस अपडेट दिया इन्होंने Q4 का। Q4 में कंपनी ने करीब 23 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। वहीं कुल ग्राहक जो है 42.6 मिलियन से बढ़ के 48.6 मिलियन पे पहुंच गए हैं। AUM जो है 1.47 लाख करोड़ से बढ़ के 1.53 लाख करोड़ पे पहुंचा है। डिपॉजिट बुक जो है उसमें करीब 2000 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। RBL बैंक इसने भी अपना Q4 का अपडेट दिया है। कुल डिपॉजिट में करीब 26% के आसपास की बढ़ोतरी है। ग्रॉस
एडवांसेस में करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी है। कासा रेशियो जो है 29.6 से बढ़ के 31.8% पे आया है। शोभा, यहाँ पे बिजनेस अपडेट काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। Q4 जो है इस कंपनी के लिए अब तक का सबसे बेहतर क्वार्टर रहा है। ऑपरेशनल वाइज कुल बिक्री जो है 48% बढ़ी है। बिक्री की कुल जो वैल्यू है उसमें करीब 54% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है और औसत जो रियलाइजेशंस है उसमें करीब 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो इसके तरफ से अपडेट काफ़ी बेहतर है। एवेन्यू सुपरमार्ट इस कंपनी ने भी अपना Q4 का अपडेट दिया है, जहाँ पे स्टैंडअलोन कामकाजी आय जो है उसमें करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है और FY 21-22 में नए स्टोर खोलेंगे। कुल स्टोर जो है 234 है। JSPL, यहाँ पे इस कंपनी ने भी अपना बिजनेस अपडेट दिया है और सेल के तरह JSPL का भी जो बिक्री है वो मार्च में रिकॉर्ड स्तरों पे रही है। कुल बिक्री जो है उसमें करीब 37.5% के आसपास की बढ़ोतरी है और कुल उत्पादन में करीब 34.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो जितनी भी स्टील कंपनियां हैं उनके लिए क्वार्टर तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बिल्कुल, तो स्टील कंपनियों के लिए भी एक रिकॉर्ड क्वार्टर रहा है और बाकी जो अपडेट्स आ रहे हैं Q4 के ज़्यादातर अच्छे ही रहे हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। वरुण ने कुछ दमदार बिजनेस अपडेट्स बताएं। कॉनकोर Q4 FY 21 का बिजनेस अपडेट भी आया है और कंपनी के मार्च तिमाही में कुल वॉल्यूम्स जो हैं वो 12.5% बढ़ते हुए दिखे हैं। मार्च तिमाही में कुल वॉल्यूम्स 9.41 लाख TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट से बढ़कर 10.58 लाख 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट पर रहे हैं। 12.5% की बढ़त है ये। इरकॉन इंटरनेशनल बोर्ड ने 1:1 रेशियो पर बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी है। हर एक शेयर पर एक शेयर का बोनस इसका ऐलान किया गया है। बोनस इश्यू के लिए 94.05 करोड़ के रिजर्व का इस्तेमाल किया जाएगा। तिलकनगर इंडस्ट्रीज कंपनी ने परनॉइड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। करार के तहत कंपनी अपने महाराष्ट्र प्लांट में PRIPL के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगी। 10 साल के लिए करार किया गया है और कई और राज्य के लिए करार को आगे बढ़ाने की भी योजना कंपनी आगे चलकर बना रही है। पनेशिया बायोटेक कंपनी ने रूस के फंड RDIF के साथ स्पुतनिक वैक्सीन के लिए करार किया है। 100 मिलियन डोज प्रति साल के उत्पादन के लिए करार किया गया है। मारुति पर फोकस रखिएगा, इनके प्रोडक्शन अपडेट्स आए हैं। मंथ ऑन मंथ अपडेट की अगर बात करें, मार्च में कुल उत्पादन 1,68,180 यूनिट से बढ़कर 1,72,433 यूनिट हुआ है और सालाना आधार पर प्रोडक्शन अपडेट अगर देखें, मार्च में कुल उत्पादन 92,540 यूनिट से बढ़कर 1,72,433 यूनिट पर हो जाता हुआ दिखा है। फोर्टिस हेल्थकेयर, मैक्स हेल्थकेयर और अपोलो हॉस्पिटल पर फोकस रखना होगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन की स्पीड जो है इसे बढ़ाने के लिए कल से एक नियम लागू किया है कि वैक्सीनेशन जो है 24 घंटों के लिए फिर अब लागू होता हुआ दिखेगा। 24 आवर सर्विस वैक्सीनेशन पर मिलती दिखेगी। गोदरेज एग्रोवेट प्रमोटर गोदरेज इंडस्ट्रीज ने खुले बाजार में करीब 1.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। कंपनी में प्रमोटर का हिस्सा जो है 70.64% से बढ़कर 70.7% हो गया है। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटर GMR एंटरप्राइजेस ने करीब 1,65 लाख शेयर्स खरीदे हैं। साथ ही स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर फोकस कीजिएगा। बोर्ड ने कंपनी को नॉन ऑपरेटिव कंपनी के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। FY 21-22 से नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पर अकाउंट्स बनाएंगी ये कंपनी। एक इनसाइडर ट्रेड है। अंत में एरिस लाइफ साइंसेस प्रमोटर हिमांशु शाह ने करीब 30 से 31 मार्च के बीच 9,51,000 शेयर्स बेचे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों और खबरों वाले शेयर्स। इससे पहले कि ब्रोकरेज एक्शन समझें, अनिल जी, ये जो STC स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की खबर आई है ये थोड़ा समझाएं सर। नॉन ऑपरेटिव कंपनी में जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है आने वाले तिमाही में। नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पर अकाउंट्स बनाएगी कंपनी। ये मतलब क्या है सर कंपनी का, और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें क्या समझना चाहिए? दीप, आमतौर पर जो भी कंपनियां इस तरह से बनती है, ये समझा जाता है कि देखिए हम इंसान किसी न किसी दिन मरते जरूर हैं। कंपनियां परपेचुअल है, ऑन गोइंग कंसर्न के तौर पर काम करती है। ये समझा जाता है कि कंपनियां कभी भी मरेगी नहीं, क्योंकि अगर उनके डायरेक्टर प्रमोटर कोई है, ऊपर चले भी गए तो कोई उनको रिप्लेस करेगा। तो कंपनियों में डायरेक्टर मैनेजमेंट रिप्लेस होता है, प्रमोटर्स रिप्लेस होते हैं, कंपनियां बंद नहीं होती जब तक कि उन्हें वाइंड अप नहीं किया जाए। करेक्ट। और उसी कंसर्न पे, उसी बेसिस पर कंपनियां काम करती है। ये कंपनीज एक्ट का एक बेसिस है जिसके दम पर कंपनियां बनती है। अब अगर STC ये कहती है कि इसे एक नॉन ऑपरेटिव कंपनी के बोर्ड पर के तौर पर ये बनी रहेगी और
नॉन गोइंग कंसर्न के बेसिस पर ये अकाउंट्स बनाएगी। इसका मतलब क्लियर कट है कि एसटीसी का बोर्ड ये मानता है कि कंपनी अब आगे चलने वाली है नहीं, इवेंचुअली ख़त्म होगी। तो मेरा ये समझना है कि जो एसटीसी के शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास एसटीसी के शेयर हैं, उन्हें बेचकर निकल जाना चाहिए, उन्हें बेचकर निकल जाना चाहिए। अगर कंपनी ऑपरेटिव ही नहीं है, कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न के तौर पर आगे रहने वाली है, तो फिर इस शेयर का दाम 79 रुपीज़ क्यों होना चाहिए, ये मेरी समझ के बाहर है। इसलिए बहुत क्लियर कट राय है, अगर आपके पास एसटीसी के शेयर हैं तो प्लीज़ आप बेचकर निकल जाएं। थैंक यू वेरी मच कर दें, किसी भी भाव के लिए हो, बेच दीजिए, सिंपल। क्लियर है सर। तो ये एसेंशली ये अपडेट है आपके लिए कंपनी की तरफ से, और अगर आप शेयर होल्डर्स हैं तो एग्जिट कर जाइए, ये अनिल जी की सलाह है। नॉन गोइंग कंसर्न पर अब ये कंपनी ऑपरेट करेगी, इनके अकाउंट्स बनेंगे। आइए, एसटीसी की बात तो हमने समझ ली, पर आज ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। चलते हैं एफआईआर के लिए आशीष के पास। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, बिजनेस अपडेट्स पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले बजाज फाइनेंस, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 6,000 रुपये के लक्ष्य के लिए 4,970 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि जो चौथी तिमाही का AUM इन्होंने रिपोर्ट किया है वो अनुमान से बेहतर है। हालांकि क्रेडिट स्विस ज़्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहे, इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 5,600 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ में रिकवरी आई है इनके अनुमान से कम है, और कहीं ना कहीं असेट क्वालिटी को लेकर भी थोड़ी सी चिंता जता रहे, जिसके चलते इन्होंने न्यूट्रल की राय दी है। HDFC बैंक CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1,825 रुपये के लक्ष्य के लिए 1,450 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। मान रहे हैं कि बिजनेस अपडेट जो इन्होंने दिया है इसमें काफी बढ़िया ग्रोथ का ट्रेंड नजर आ रहा है, जिसके चलते देखिए स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। एशियन पेंट्स मैक्वायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2,900 रुपये के लक्ष्य के लिए 2,512 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि कंपनी अक्रॉस पोर्टफोलियो 1 मई से 2% का प्राइस हाइक करने वाली है, और मान रहे कि आगे जाकर मार्केट शेयर के भी गेंस देखने को मिलेंगे, जिसके चलते इन्होंने ऊंचा लक्ष्य दिया और आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एक और बिजनेस अपडेट पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, और अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2,400 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि जो इन्होंने SSSG ग्रोथ रिपोर्ट किया जनवरी और फरवरी की, वो आकर्षक नहीं है, और मार्च में तो गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते स्टॉक पर हल्के से बेरिश है। गोल्डमैन सैक्स बुलिश है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 3,290 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बढ़िया है, साथ ही साथ जो स्टोर एडिशन हुआ है उसको लेकर ये थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मेरिको ब्रोकरेज हाउस CLSA की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 425 रुपए के लक्ष्य के लिए 400 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि लो बेस के चलते पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो टॉप लाइन में ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन्स को लेकर कहीं ना कहीं ये थोड़े से चिंतित हैं, जिसके चलते इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। वहीं मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 450 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि फूड सेगमेंट में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, पैराशूट और सफोला जैसे ब्रांड्स का भी प्रदर्शन बढ़िया रहा है, जिसके चलते देखिए ये स्टॉक पर बुलिश है। आखिरी रिपोर्ट है सोबा डेवलपर्स पर, यहाँ पर भी देखिए बिजनेस अपडेट को लेकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 573 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि जो बिजनेस अपडेट कंपनी ने जारी किया है वो बेहद आकर्षक है, और जो वैल्यूएशंस हैं वो भी सपोर्टिव है, जिसके चलते देखिए ओवरवेट की रेटिंग दे रहा है। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स, ढेर सारी आज इन पर रहेगा फोकस को बढ़ाते आगे SGX निफ्टी धीमे धीमे 25 अंकों की मजबूती के साथ हरियाली दिखाता हुआ। आइए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का है दमदार पैनल और वक्त है पिक ऑफ द डे का। शुरुआत हमारे पैनल में सबसे वरिष्ठ सदस्य VK शर्मा साहब के साथ, और VK शर्मा साहब अभी तो हमारे साथ हैं ही, कल RBI की क्रेडिट पॉलिसी में भी आपके अनुभव और ज्ञान का लाभ हमें मिलेगा। तो कल सुबह 9:45 बजे से RBI की क्रेडिट पॉलिसी की खास कवरेज पर भी आप हमारे साथ जुड़िएगा। VK शर्मा साहब भी होंगे। शर्मा साहब, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। नमस्ते अनिल जी और आपके सभी दर्शकों को। आज मैं आपके अहमदाबाद स्टूडियो से बोल रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो मेरी जो कॉल है अभी वो है कैडिला की, जो कल मैंने कॉल दी थी। तो क्योंकि कैडिला कल करीब 0.4% नीचे बंद हुआ था और कोई खास ऊपर बढ़ा नहीं था, तो मेरा ये मानना है कि ये उपयुक्त समय है उसको लेने का। तो 450 की कॉल 13.5 रुपये पे कल बंद हुई थी,
तो आप चाहें तो 12 रुपए का इंतज़ार कर सकते हैं, या 13.5 रुपये जो मैंने बोला है 13 रुपये 30 पैसे वहाँ तक ले लीजिए, और 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। फिर भले ही आप 11 रुपये पे लें, 12 पे लें या 13 पे लें, स्टॉप लॉस आपका 10 रुपये रहेगा, वो रखना आवश्यक है। टारगेट आपका रहेगा 18.5 रुपये, और अगर ये ऊपर निकल जाए तो बढ़ाते रहिए। बिल्कुल परफेक्ट। तो केडिला 440 के आसपास बंद हुआ है कल, और 450 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 13.5 से थोड़ा नीचे तक मिले और ऐड कीजिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस। वीके शर्मा साहब की राय। वागल साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मैंने मेरा कल वाला स्टॉक ही रिपीट किया है क्योंकि पैटर्न इसमें बहुत ही अच्छा है। स्टॉक है L&T इन्फोटेक। कल एक हल्की सी मूव आई है, लेकिन मैं अभी बड़े टारगेट के लिए 1 से 2 दिन के व्यू से प्ले करूंगा। 4270 आज अभी मैं कैश के लेवल्स दे रहा हूँ। 4270 का बंद है, 4230 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो 1% है, और मेरा टारगेट 4470 के आसपास है। 4464 4468 ये मेरा टारगेट रेंज है। ओके 4468 ये है आपके लिए टारगेट। खरीदारी करने की राय L&T इन्फोटेक में आपके लिए। बंसल जी भी हमारे साथ हैं। बंसल जी नमस्कार, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज? नमस्कार अनिल जी। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है NMDC पे खरीदारी की राय है। 138 138 का स्टॉप लॉस है, 146 146 का टारगेट है, और NMDC है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके NMDC कल क्लोजिंग वाले शो में 2:30 बजे सेठी साहब ने भी अपने पिक के तौर पर रिकमेंड किया था, और ये स्टॉक है जो कमाल दिखाने की तैयारी में है आज भी। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी IT स्टॉक्स पे नजर रखना जरूरी है। TCS चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। TCS के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। कल भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई थी और ये फॉलोअप मूव आज कंटिन्यू रहना चाहिए, और आने वाले दिनों में TCS के अंदर मेरे को लग रहा है 3300 3350 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे, और भी ऊपर के लेवल TCS पे देखने को मिल सकते हैं। तो TCS में जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। 3150 का नीचे में स्टॉप लॉस, 3350 तक के लेवल ऊपर में TCS पे देखने को मिल सकता है। ओके TCS में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। किरण जी की राय क्या है वो भी जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग किरण जी। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप मॉर्निंग। मेरा बाय कल का जो मैंने दोपहर के शो में दिया था टाटा एलेक्सी वही है। टाटा एलेक्सी जब मैंने दिया था लगभग 2810 के आसपास था। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2800 के नीचे रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 1 से 2 दिनों का अगर वक्त देते हैं तो 3000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके 2855 के आसपास बंद हुआ है। 3000 के टारगेट के लिए टाटा एलेक्सी में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। हिमांशु गुप्ता साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे भी लेते हैं उनकी पिक। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। जी अनिल जी गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड टू द एंटायर पैनल। अनिल जी कोइंसिडेंटली मेरी भी जो पिक ऑफ द डे थी वो L&T इन्फोटेक ही है। 4270 के आसपास का क्लोज है। सिमिलर टारगेट्स हैं 4380 4420 और 4230 का ही स्टॉप लॉस है। लेकिन क्योंकि वागले जी ने इसको कवर किया है तो मैं एक और स्टॉक देना चाहूँगा जो कि सेल साइड में है, और यहाँ पर आइशर मोटर्स मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है। यहाँ पर सेल करने की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स लगभग 2523 के आसपास का कल का क्लोज है, तो 2540 2545 की रेंज में आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में सेल करने की सलाह रहेगी। 2450 और 2420 तक के 2 टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और एक 2580 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके L&T इन्फोटेक तो आप खरीद ही लें, साथ ही आइशर मोटर्स बेचे, और आज जो थोड़ा ऊपर खुलने के संकेत दिख रहा है इसमें और ऊपर बेचें। 2523 फ्यूचर्स का लेवल है, 2523 से 2545 इस रेंज में आपको बेचना है आइशर के फ्यूचर्स। 2580 का स्टॉप लॉस, ये राय है हिमांशु जी की तरफ से। कुणाल जी भी हमारे साथ है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरा भी एक IT स्टॉक में खरीदारी का मन है, और ये जो स्टॉक है अनिल जी ये है मास्टेक। मास्टेक के चार्ट पर हमने कल एक ब्रेकआउट देखा सारे मिड कैप IT की तर्ज पर, और मुझे लगता है अनिल जी कि 1400 1425 के लेवल्स इसमें आपको बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे, तो खरीद करके चलना चाहिए। 1285 1285 का एक स्टॉप लॉस रख लें।
पहला टारगेट जो होगा वो 1365 रुपए का 1365 का, और दूसरा इवेंचुअल टारगेट 1400 का होगा। तो 1400 के लक्ष्य के लिए मास्टेक में खरीदारी की राय। और पिछले हफ्ते ही हमने मास्टेक के टॉप मैनेजमेंट से बात की अशांक देसाई साहब से, और बड़े ही जबरदस्त कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट, और पिछले कुछ दिनों में 1.25 लाख शेयर उन्होंने फरवरी और मार्च के महीने में जमा किए। लगातार प्रोमोटर्स की खरीदारी और आउटलुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनकी तरफ से आया और ऐसे में स्टॉक का बढ़ना तय था। कल ये मजबूती आपको नजर आई। मैस्टेक खरीदें 1400 रुपए तक के टारगेट के लिए, कुणाल जी की तरफ से ये है राय। आइए कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज भरपूर एक्शन रहने वाला है, वहीं पर अब करते हैं फोकस। किरण जी, आपका फेवरेट बजाज फाइनेंस, दमदार तिमाही अपडेट आता हुआ दिखा है। हालांकि उसके साथ उन्होंने ये भी सावधानी कही है कि अब क्योंकि फिर से लॉकडाउन के खतरे ये बढ़ रहे हैं कर रहे हैं, उससे कलेक्शन पर असर आएगा। लेकिन जो पिछली तिमाही के आंकड़े हैं वो बहुत ही तगड़े आते हुए दिख रहे हैं। 23 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, AUM बढ़कर 1,53,000 लाख करोड़ हो चुका है, और साथ ही डिपॉजिट बुक भी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़कर आई। तो हर एक लिहाज से आंकड़े दमदार है। क्या आज एक रिकवरी देखने को मिल सकती है स्टॉक में? यदि हाँ तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, बताएं सर। देखिए, जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है अनिल जी, वो लगभग 51-20-25 के लेवल्स है। ये क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक को तेजी में रहने के लिए। इसने एक बहुत अहम सपोर्ट था, ये कल के सत्र में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टूटा है। तो मेरा मानना है कि बायस नेगेटिव होगा, पर अगर ये लेवल वापस एक बार रीगेन करता है तो नीचे में बेयर ट्रैप होगा। अगर कई बैड न्यूज के चलते या मार्केट के वजह से अगर कभी भी ये स्टॉक लगभग 4700 के आसपास आता है तो ये एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी का लेवल रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए निचले स्तरों का करें इंतजार खरीदारी करने के लिए बजाज फाइनेंस। शोभा लिमिटेड, वीके शर्मा साहब आपसे राय लेना चाहता हूँ। यहाँ पर भी बेहद दमदार, अब तक के सबसे बेहतरीन तिमाही आंकड़े आप मानकर चल सकते हैं जो शोभा के आए हैं। अब तक का बेस्ट क्वार्टर इनकी हिस्ट्री में, जहाँ बिक्री 48% बढ़कर आई है, और क्वांटिटी के लिहाज से, वैल्यू के लिहाज से 54% बढ़ी है, और जो रियलाइजेशन है वो 4.5%। शोभा या कोई और रियल एस्टेट स्टॉक जो आपको पसंद हो? नहीं, शोभा भी हमें पसंद है और हमारा इंस्टीट्यूशनल का इसके ऊपर बाय भी है। तो ये स्टॉक, और जब सबसे बेहतरीन नतीजे इन्होंने दिए हैं तो ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए। रियल एस्टेट का मैं कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ जो उसको चाहने वाला, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट आपको रखना है तो शोभा एक उम्दा स्टॉक है। चलिए, रियल एस्टेट में शोभा बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं। वागले साहब, कल आपके क्लोजिंग में एक और BTST के तौर पर स्टॉक था, वो था JSPL, और JSPL के भी जो आंकड़ा है अब तक के सबसे बेहतरीन आंकड़ों में से आते हुए दिखे। रिकॉर्ड बिक्री की है मार्च के महीने में, इनके मार्च के महीने के आंकड़े हैं। बिक्री 37% बढ़ी है, उत्पादन 34% बढ़ा है, हर एक लिहाज से दमदार आंकड़े। बताएं सर इस पर अपनी राय। अनिल जी, मैंने कल 384-83 के आसपास दिया था। मेरा मानना ये है 395-398 तक के लेवल्स आज के दिन में दिखाएगा, शायद ओपन में ही। और पोजिशनली अगर आप 2 से 3 दिन दे या एक आध हफ्ता दे तो ये 410 तक भी जा सकता है, और मार्केट अगर बाउंस बैक करेगा तो ये पक्का 408-410 तक जाना चाहिए। 408-410 तक की जगह बनती हुई दिख रही है। कुणाल जी, आपका फेवरेट डी-मार्ट, इसके भी आंकड़े आए। कामकाजी आय इनकी बढ़कर 18% आई है चौथी तिमाही में, मजबूत आंकड़े हैं, और पिछले वित्त वर्ष में 22 नए स्टोर खोलकर 234 तक पहुंच चुके हैं। डी-मार्ट के नंबर्स और लेवल्स बताएं सर। अरे जी, करेक्शन भी पूरा हो गया है, स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। करेक्शन हुआ था लगभग 3300 से करेक्ट होकर के 2850 तक स्टॉक नीचे आया है। तो मुझे लगता है नहीं जी, बहुत अच्छा अवसर है इसको बाय करने का। ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स है, और 2850-2800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी हासिल है। नंबर्स भी आप बता रहे हैं बहुत अच्छे आए हैं। तो अनिल जी, इसमें वापस से 3300 रुपए के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो इन स्तरों पर भी बाय कर सकते हैं। और मध्यम से लंबी अवधि के लिए जिनको खरीदना है, बिल्कुल गिरावट में खरीदें। और अनिल जी, मेरा डिस्क्लेमर तो इसमें साथ में लगाई दीजिए। आपकी और दमानी जी की दोनों की होल्डिंग है ना इस कंपनी में, वही ना? बिल्कुल अनिल जी, उनकी थोड़ी ज्यादा है अनिल जी, बस थोड़ी ज्यादा है या आपकी थोड़ी कम है? फिर भी हमें तो देखिए ऐसा है, आपसे भी उतनी जलन है जितनी मतलब बाकी लोगों से। क्या आपके पास है तो सही, हमारे पास तो किसी के पास है भी नहीं। और किसी के पास आप में से किसी के पास पोर्टफोलियो में और किसी के पास डी-मार्ट है क्या?
देख लो। तो कुणाल जी आप मतलब है ना, ऐसा मत सोचिए कि उनके पास थोड़ी ज़्यादा आपके पास थोड़ी कम है। आप ये सोचो कि आपके पास है, दूसरों के पास तो कुछ भी नहीं है। कम से कम हमारे पास तो है, वो इनडायरेक्टली कोई म्यूचुअल फंड में होगी जिनकी स्कीम हमारे पास है तो अलग बात है, सीधे सीधे पे तो हमारे पास है नहीं। तो हम सब में से सबसे ज़्यादा पैसे वाले कुणाल जी माने जाएंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। आइए अगला स्टॉक जिस पर चर्चा करेंगे वो है सुमित जी के लिए सेल। जो सुमित जी लगातार कहते हैं कि इसको सेल नहीं करना है, बाय ही करना है। और कल सुमित जी अनएक्सपेक्टेड ये बैंड से बाहर निकल गया। और जो कल राकेश जी भी कह रहे थे कि आजकल आप बाय की रिकमेंडेशन देते नहीं है सेल में, तो क्या मैं रिकमेंडेशन दे दूं इनको अब? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, दे दीजिए, चूकिए मत। तो बताओ लेवल्स। अनिल जी देखिए, सेल के अंदर कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिली और सबसे बढ़िया बात, स्टॉक बैन के अंदर 5 से 6% चला है। तो बैन से निकलने के बाद और चलना चाहिए और स्टॉक में बाइंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और सेल ही नहीं, पूरा मेटल सेक्टर मजबूती के अंदर है। तो जहां तक सेल का सवाल है, 90 का लेवल जैसे टूटेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये अब की बार 100 का लेवल दिखाएगा। यानी 100 प्लस के लेवल जल्दी ही सेल के अंदर देखने को मिलने चाहिए। जिन्होंने भी होल्ड कर रखा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें, अभी और ऊपर का मूव देखना बाकी है। ओके बंसल जी, इरकॉन कैश मार्केट के इस स्टॉक पर आपकी राय चाहिए, जिस पर एक बोनस आया। कल बोनस के लिए बोर्ड मीटिंग थी और फाइनली हर एक शेयर पर 1 शेयर का बोनस देने जा रही है कंपनी। चार्ट्स बताइए सर। अनिल जी 89 रुपीज के अराउंड चल रहा है, ऊपर में 94, 95 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो जिनके पास है होल्ड करें, 95 के स्तर आते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी। नई खरीदारी की राय यहाँ पर नहीं है। दूसरे अच्छे विकल्प, काफी अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जिक्र हुआ, तो ऐसे काफी स्टॉक्स हैं, वहां पर नए निवेश की राय होगी। इरकॉन में 94, 95 के अराउंड मुनाफा बांधने की राय है। हिमांशु जी, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक पर आप राय दीजिए। मुझे याद है कि पिछले बार आपने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में इस स्टॉक को खरीदारी करने की राय दी थी, शायद 30 रुपये के आसपास से इसके नीचे था। वहाँ से स्टॉक बड़ी तेज़ दौड़ लगाता हुआ नजर आया। और आज एक अच्छी खबर भी इस कंपनी के लिए आई है, और वो ये कि इन्होंने अपने महाराष्ट्र प्लांट के लिए पेरनोड रिकार्ड करके एक इंटरनेशनल बड़ी कंपनी है लिकर स्पेस की, उसके लिए 10 साल के लिए करार किया है। और कई दूसरे राज्यों में भी ये करार वो आगे बढ़ा सकते हैं। स्टॉक कल भी मजबूती के साथ बंद हुआ है, 15% ऊपर कमज़ोर बाजार में। यहाँ से भी क्या और तेज़ी हो सकती है? क्या टारगेट्स रखने चाहिए? क्या यहाँ पर भी खरीदारी का मौका है? बिल्कुल अनिल जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है अनिल जी कि एक अच्छी कंसोलिडेशन करने के बाद 32-33 रुपए के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकला, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 37, 37.5 रुपए पर एक छोटा सा हर्डल है, बट इवेंचुअली मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक उसके ऊपर निकलेगा और मीडियम टर्म में 44 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है अनिल जी की 32-33 रुपए की रेंज में कभी भी कोई डिक्लाइन मिलता है तो वहां पे खरीदारी करें। 30 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और 38 और 42 रुपए तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। ओके 38 से 42 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। तो बेहतरीन पिक जो हिमांशु जी ने आपको सही वक्त पर बताई, तो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन में आते हुए दिखा। हफ्ते 2 हफ्ते में आपके लिए बहुत तगड़े रिटर्न्स भी आते हुए नजर आए। शर्मा साहब, ये हॉस्पिटल्स पर आपकी राय लेना चाहूँगा। ज़बरदस्त दौड़ लगा रहे हैं सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स और लैब स्टॉक्स, और आज जो खबर आई है वो ये कि दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरे 24 घंटे चलेगा। और जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए वैक्सीनेशन पर सरकार का जोर और बढ़ने वाला है। वैसे भी लगभग सारे हॉस्पिटल्स फुल भी चल रहे हैं, कहीं बेड मिलना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल काम होता दिख रहा है। बताएं सर, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, इन पर क्या है आपकी राय? देखिए, हमारा जो पिक है इंस्टीट्यूशनल टीम का वो अपोलो हॉस्पिटल्स पे उनका बाय है, और माना यह है कि पूरी जो इंडस्ट्री है वो अच्छा ग्रोथ करेगी और अपोलो इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ आपको देगा। तो ऑब्वियसली इसके 2 मायने हैं। एक तो जो अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं और सरकार का जो लगातार इंजेक्शंस ज़्यादा, वैक्सीन ज़्यादा देने की बात है, तो उससे तो कुछ आय बढ़ेगी, लेकिन उसी डर से बहुत सारे लोग जो इलेक्टिव ऑपरेशंस कराते हैं वो भी नहीं कराएंगे, हॉस्पिटल कम जाएंगे। तो ये पूरा उनको फ़ायदा नहीं है इस बात का, लेकिन कुल मिला के ये अंडर है और ये इंडस्ट्री का लीडर है। तो माफ़ कीजिएगा अनिल जी, मुझे थोड़ा इको आ रहा है, तो मैं आप जो कह पा रहे हैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अपनी बात कह लेता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से बाय है, लेकिन आपको और पूरा ओवरऑल मार्केट में मैं समझता हूं कि अभी जो कमजोरी आप देख रहे हैं बढ़ते हुए केसेस के कारण, ये अगले भी बैंकिंग हो या दूसरे सेक्टर हो, उनके अंदर ये
कमजोरी को यूटिलाइज करना चाहिए पोजीशंस लेने के लिए, क्योंकि ये सब बादल छट जाएंगे 20-25 अप्रैल तक, ऐसा मेरा मानना है। और बंगाल के इलेक्शंस के पहले मार्केट में एक दमदार, जो रिजल्ट्स के पहले एक दमदार तेजी पहले ही आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, आपकी राय बिल्कुल साफ स्पष्ट हमें सुनने को मिली है। आपका ऑडियो हम चुस्त दुरुस्त कर देते हैं सर, लेकिन राय बिल्कुल साफ है कि इन स्टॉक्स में गिरावट में खरीदारी करने का एक बेहतरीन मौका है आपके लिए, उसे मिस मत कीजिएगा। आरबीएल बैंक, वागले साहब, इसके चार्ट्स देखिए। डिपॉजिट्स 26% बढ़कर आई है, चौथी तिमाही का अपडेट अच्छा है इनका। एडवांसेस लोन जरूर कम हुए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़े, 2%। कासा रेशियो इंप्रूव होकर आया है और रिटेल में जो लोन ये दे रहे हैं उनमें भी अच्छी बढ़त आई, तो ओवरऑल नंबर अच्छे कहे जाएंगे। कल 4.5% गिरा है, आज बढ़ेगा तो सही, लेकिन इस रिकवरी में खरीदना है या नहीं खरीदना है, और अगर निकलना है तो ऊपर में क्या लेवल ठीक है, ये सब बता दीजिए आप। अनिल जी, बेसिक पैटर्न वीक है और आप भी ये कहते आ रहे हैं कि आपको लेना है तो निफ्टी लीजिए, बेचना है तो बैंक निफ्टी बेचिए, तो वो थीम चार्ट्स पे भी दिख रहा है। मैं बेचूंगा इसको, बाउंस बैक पे बेचूंगा। 212 216 ये रेंज मेरे लिए सही होगी बेचने की। जब तक आरबीएल 220 के ऊपर जाता नहीं है और टिकता नहीं है, सस्टेन नहीं करता है, इसमें एज अ ट्रेडर मैं तेजी नहीं करूंगा। और ऊपर में जो बेचने की मैं 12-16 में सलाह दे रहा हूं, मुझे लगता है ये 190 195 तक आ सकता है ऑन द डाउन साइड। ओके, 190 तक नीचे आ सकता है, इसलिए खरीदारी तो करनी नहीं है। उछाल आए तो वहां पर बिकवाली करने के बारे में आपको सोचना है, इस पर रखना है आपको फोकस।